5 दिनों से कांग्रेस में वापसी का इंतजार कर रहे हैं हरक। कांग्रेस की सीसी की बैठक से पहले लिया जा सकता है निर्णय। कांग्रेस की 60 टिकटों पर फाइनल मोहर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद होगी घोषणा। पहली लिस्ट में हो सकते हैं गणेश कोदियाल और हरीश रावत। आज से उत्तराखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। नामांकन के लिए प्रशासन ने की पूरी तैयारी। आज से प्रत्याशी कर सकेंगे अपना नामांकन। उत्तराखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 4,818 नए मामले। राज्य में 4 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। 3,422 मरीज हुए स्वस्थ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस में आज 60 टिकटों पर फाइनल मोहर लग सकती है। 5 में से 7 टिकटों पर उम्मीदवारों के चयन में पेच फंसा हुआ है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद घोषणा होगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, 5 में से 7 टिकटों पर उम्मीदवारों के चयन पर पेच जो है वो फंसा हुआ है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में घोषणा होगी। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस से महिलाओं को बड़ी आस है, यानी महिलाओं को बड़ी आस है, क्योंकि इस बार प्रियंका गांधी की ओर से लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया गया और बाद में यह साफ किया गया कि 40% से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की होगी, यानी ज्यादा टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। और इसी के चलते महिलाओं को बड़ी आस है। 5 में से 7 टिकटों पर आपको बता दें कि 5 से 7 टिकटों पर कुछ पेच फंसे हुए हैं, जिनको लेकर लगातार जो चर्चा है, विचार विमर्श है, वो चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिकट बंटवारे पर कांग्रेस से महिलाओं को बड़ी आस। देहरादून से यह बड़ी खबर आपको बता दें, महिलाओं को बड़ी आस यहां पर है। देहरादून में कांग्रेस में आज 60 टिकटों पर फाइनल मोहर लग सकती है, यानी 60 नाम जो हैं उम्मीदवारों के वो आज फाइनल हो सकते हैं। 5 से 7 सीटों पर जो पेच है वो फंसा हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। उनको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में घोषणा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस से महिलाओं को बड़ी आस है, क्योंकि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा इस बार जोर शोर से प्रियंका गांधी की ओर से चलाया जा रहा है और साथ ही साथ महिलाओं की 40% से ज्यादा भागीदारी की बात भी उनकी ओर से की गई। तो 5 से 7 सीटों पर ही असमंजस बना हुआ है, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में अब घोषणा होगी नामों की। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर टिकट बंटवारे पर कांग्रेस से महिलाओं को बड़ी आस नजर आ रही है। महिलाएं काफी उम्मीद लगाए बैठी हैं। देहरादून से यह बड़ी खबर, जहां कांग्रेस में आज 60 टिकटों पर फाइनल मोहर लग सकती है। 5 से 7 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर पेच जो है वो फंसा हुआ है और जल्द ही उन पर भी नाम सामने आ जाएंगे। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में घोषणा होगी। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद घोषणा। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस से महिलाओं को बड़ी आस है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर कांग्रेस में आज 60 टिकटों पर फाइनल मोहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 5 से 7 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर पेच फंसा हुआ है। दानिश अली हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दानिश, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद घोषणा होगी। बताया जा रहा है कि 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम आज सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज 3 बजे करीब होनी है कांग्रेस में, तो उसको लेकर उसके बाद ही जो साफ हो पाएगी कि किस तरह से कौन कौन से प्रत्याशी होने वाले हैं। कांग्रेस की जो 60 सीटों पर लगभग जो प्रत्याशी अपने घोषित आज कांग्रेस करेगी। उसके बाद जो देखने वाली बात हुई कि किस तरह से कांग्रेस को, जैसे कि बीजेपी ने कल 59 जो प्रत्याशी अपने घोषित किया, उसके बाद तमाम तरह से बगावती सुर सामने आ रहे हैं। उसी के तहत जो कांग्रेस काम कर रही है, लगभग कोई भी मौका जो बगावत का छोड़ना नहीं चाहती। किसी तरह से कोई मौका जो मिले किसी को भी, तो उसको लेकर भी जो देरी पे देरी कांग्रेस कर रही है। और आज मंथन किया जाएगा चुनाव समिति में, जो केंद्रीय चुनाव समिति रहेगी उसमें। जी बिल्कुल, लेकिन बताया ये भी जा रहा है दानिश की 5 से लेकर 7 सीटों को लेकर काफी असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या लगता है कि क्या उन कुछ सीटों को लेकर भी निर्णय आज की ही इस बैठक में लिया जा सकता है और वहां पर भी नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, जो जिन सीटों पर बगावत होने का डर है, जिन पर
कांग्रेस को डर है कि वहां पर बगावती सुर उठ सकते हैं, और तो उनको लेकर सुरक्षित रखा जाएगा आज। और जो लगभग 60 सीटों पर जो सहमति बनेगी, लेकिन सभी सीटों पर मंथन कर लिया जाएगा। उसके बाद ही जो पार्टी सीट रहेंगे उसको सुरक्षित रखा जाएगा कि एन वक्त पर उन सीटों का नाम घोषित किया जाए और सबके सामने लाया जाए, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई गुटबाजी या कोई किसी तरह से बगावती सुर उनकी पार्टी में हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दानिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां कांग्रेस में आज 60 उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मोहर लग सकती है। और अगली बड़ी खबर भी देहरादून से, जहां कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, दोपहर बाद कभी भी सूची सामने आ सकती है। पहली लिस्ट में हो सकते हैं गणेश गोदियाल और हरीश रावत के नाम। कई वरिष्ठ नेताओं के नाम भी पहली सूची में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी ने पार्टी हाईकमान को सूची सौंप दी है, यानी आज किसी भी वक्त कांग्रेस की ये सूची सामने आ सकती है। और पहली लिस्ट की बात की जाए तो गणेश गोदियाल और हरीश रावत भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। कई वरिष्ठ नेताओं के नाम पहली सूची में शामिल हो सकते हैं। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आज कांग्रेस की ओर से सूची जारी की जानी है। प्रदेश चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी ने पार्टी हाईकमान को सूची सौंप दी है और दोपहर बाद किसी भी वक्त उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस की ओर से जारी कर दी जाएगी। यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली सूची। दोपहर बाद कभी भी ये सूची जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में हो सकते हैं गणेश गोदियाल और हरीश रावत। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की ओर से पहली सूची जारी की जाएगी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, और पहली सूची में कई बड़े नेताओं के नाम भी हो सकते हैं। दोपहर बाद किसी भी वक्त सूची सामने आ सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, दोपहर बाद किसी भी वक्त सूची सामने आ सकती है। पहली लिस्ट में गणेश गोदियाल और हरीश रावत के नाम हो सकते हैं। और अब आपको सीधा पंजाब लेकर चलते हैं, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। कि जी ये बेईमान बंदा है, ये आम आदमी नहीं, ये बेईमान है। किन्ना कुछ चलेगा, किस तरीके नाल करनगे। इसलिए अपने फ्रॉड, मेरी गल सुनो, मैं जब तक मुख्यमंत्री दा कोड नहीं सी लग्या, मेरे सारे पंजाब दे विच होर्डिंग लगे हुए सी। वो पंजाब सरकार लगाउंदी सी अपने मुख्यमंत्री दे। जिस दिन अचार संहिता लगी, मेरे सारे उतर गए। खून अपने पैसे पर लगते हैं। जे मेरे पास इन्ना ही पैसा होवे तो मेरे सारे पंजाब दे विच होर्डिंग लगे हुए होनी चाहिए। किते एक जगह भी पंजाब दे विच हुण मेरा होर्डिंग लग्या वा दिखाओ, जेड़ा मैं पिछले 15 दिनां च लगाया होवे। ये तो गल अज होई है। जे मेरे पास इन्ने पैसे हुंदे या होण तो मैं सारा पंजाब अपने होर्डिंगां नाल भर देना, तो अपनी मशहूरी करनी सी। तुसी सारे टीवी वाले खड़े हो, मनु किसे एक अपने चैनल ते दसो मेरी अज दी तरीक च ऐड चल रही है जिहड़ी मैं पैसे दे के लवाई होवे। यार 15 दिनां च मैं 5 रुपये दी भी तुहाडे नूं ऐड नहीं लवा सकिया। तुहाडे कोल मेरे पास पैसे ही नहीं है, कित्थे ते लवावां। मेरे हलके 'च जाओ, किते मेरा होर्डिंग लग्या वा देखो, मैं उहदे इलैक्शन लड़नी है। एक भी होर्डिंग मेरा लग्या होवे सारे हलके 'च, जेड़ा मैं भी मैं हुण चोण लड़ रहा, तुसीं मैनूं वोटां पाओ, क्योंकि मेरे पास इन्ने पैसे ही नहीं है। जे लवाउणगे तो लोग लवाउणगे। मैं ये पूछना चाहना केजरीवाल नूं भी 200 करोड़ रुपए दे सारे पंजाब दे विच होर्डिंग लगे वे, तेरे कित्थे ते आया। सारियां टीवी चैनलां ते तेरी अज ऐड चल रही है। सरकार चला नहीं सकती क्योंकि इलैक्शन कोड लग्या वा। तेरी सरकार पैसा नहीं दे सकती दिल्ली दी। ये पैसा कित्थे ते आ रहा, किन्ना पैसा तेरे कोल, कित्थे ते आ रहे तेरे पैसे, कित्थे दे तेरे होर्डिंग लग रहे, कित्थे दे प्रचार चल रहा। साडे पंजाब दे जिहड़ियां नूं ते ओह दित्ती है टिकट दित्ती, वो तो खर्चा नहीं कर रहे जी। शायद उन्हां पास इन्ना होवे भी ना तेरे जिन्ना, लेकिन तुसीं कित्थे ते लिया रहे हो। इस गल दा कोई जवाब है। 200 करोड़ रुपए दे होर्डिंग लगे हुए पंजाब दे विच, तुसीं देखो सारे टीवी चैनलों ते ऐड चल रही है। इस बार केजरीवाल के क्या क्या गल्लां लिख के पा रहा या स्टोरियां पा रहा, ये कित्थे ते आ रहा पैसा। गोवा दे विच इहदे सब जगह वो लगे हुए बैनर,
ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਪਾ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ मैं एक बेनती करना चाहता है कि केजरीवाल जी फेयर इलेक्शन लड़ो, झूठ पर इलेक्शन ना खड़ाओ। तुसी कहता जी 21,59,000 साढ़े पास कॉलां रो आ गई, मैनूं दिखा दो जरा हिसाब किताब कितने। अज गांधी जी का एक ट्वीट आया कि 7,000 आईयां, उन्हें कोई RTI राही कढ़ा लिया। यार कितना झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ बनाओगे। तुसी कहते हो कोई बंदा शराब छड्ड कि भगत सिंह बन जाएगा, दसो किस तरह बन जाएगा। कहते जी पंजाब वास्ते कुर्बानी करती, एक बंदा शराब छड़ रहा, कित्थे छड्डती फिर उन्हें शराब? मां दी सौं खा के तो तुसीं शराब नहीं छड्डदे। आम बंदियां च तुसीं किस तरह जियोगे, किस तरह पंजाब चलाओगे? क्या स्टेज चलाउणा और सरकार चलाउणी बराबर हो गए? मैं फिर बेनती करना चाहता है कि यारो मेरे घर तो कुछ नहीं है, ना मेरे घर तो कुछ मिलिया, ना मेरे घर कोई गल हुई है। मैनू मेरे जे हुण किसी का मुंडा नशा करन लग जाए तो बाप नूं सजा दे देनी। एक मिनट सर, मैनू पूरी गल कर लेने। एक मुंडा नशा करन लग गया तो बाप नूं मार देना है। मेरा अपने परिवार ते मेरा मुंडा इत्थे खड़ा है, मेरा दूसरा मुंडा खड़ा है, मेरी वाइफ है, मेरे परिवार दे विच पैसा कोई आया होवे तो मैनू। और अब रुक करते खबरों की ओर। खबर मसूरी से, जहां मसूरी में बीजेपी की वर्चुअल जनसभा प्रचार जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। बीजेपी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल गामा करेंगे वर्चुअल जनसभा। दोपहर 2 बजे से लोगों के साथ जुड़ेंगे सुबोध उनियाल। मसूरी से वर्तमान विधायक व मंत्री गणेश जोशी भी रहेंगे मौजूद। मसूरी में बीजेपी की वर्चुअल जनसभा होगी। प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल गामा करेंगे वर्चुअल जनसभा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 2 बजे से लोगों के साथ जुड़ेंगे सुबोध उनियाल। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, दोपहर 2 बजे से जुड़ेंगे। मसूरी से वर्तमान विधायक व मंत्री गणेश जोशी भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, मसूरी में बीजेपी की वर्चुअल जनसभा होगी और सुबोध उनियाल गामा की ओर से यहां पर जुड़ा जाएगा। प्रचार जोर शोर से करने में बीजेपी लगी हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे वर्चुअल जनसभा। तो कैबिनेट मंत्री की ओर से वर्चुअल जनसभा की जाएगी और मसूरी में बीजेपी की ये वर्चुअल जनसभा होनी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रचार प्रसार में जोर शोर से बीजेपी लगी हुई है क्योंकि चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है और जिसके बाद से सभी पार्टियां वर्चुअल जनसभा कर रही हैं। और इस सिलसिले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से वर्चुअल जनसभा का आयोजन किया गया है। दोपहर 2 बजे से लोगों के साथ जुड़ेंगे सुबोध उनियाल। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, दोपहर 2 बजे से इस वर्चुअल जनसभा की शुरुआत होगी और मसूरी से वर्तमान विधायक और मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। और मसूरी में बीजेपी की वर्चुअल जनसभा 2 बजे से शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 2 बजे से वर्चुअल जनसभा की शुरुआत होगी। प्रचार जोर शोर से करने में बीजेपी लगी हुई है। जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही हैं, प्रचार प्रसार में भी तेजी आ रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल वर्चुअल जनसभा करेंगे और इस दौरान साथ में गणेश जोशी भी मौजूद रहेंगे। मसूरी में बीजेपी की वर्चुअल जनसभा होगी। तो प्रचार प्रसार में बीजेपी जोर शोर से लगी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से वर्चुअल जनसभा की जाएगी। और अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां हरीश रावत का पुरोला की जनता को संबोधन। 11 बजे पुरोला विधानसभा की जनता को किया संबोधित। हरदा फेसबुक लाइव के माध्यम से संबोधित किए और वर्चुअल माध्यम से अपने विचारों को जनता के बीच रखा है हरदा ने। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरदा फेसबुक लाइव के माध्यम से हरदा ने संबोधित किया और आपको बता दें कि जनता के बीच उन्होंने वर्चुअल माध्यम से अपनी बात रखी है, अपने विचारों को रखा है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो उत्तरकाशी से बड़ी खबर, हरीश रावत का पुरोला की जनता को संबोधन सामने आया है।
तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर, 11 बजे पुरोड़ा विधानसभा की जनता को हरीश रावत ने किया संबोधित। पौड़ी जिले की कोटद्वार विधानसभा सीट पर संपत सिंह रावत, जो कि भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, और सूत्रों से मिली खबर कोटद्वार विधानसभा से भाजपा अपना प्रत्याशी कर सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भाजपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं, क्योंकि कोटद्वार सीट पर अभी तक भाजपा ने अपना प्रत्याशी पहली लिस्ट में के नाम में नहीं था। इस सीट पर पूर्व विधायक हरक सिंह रावत को पार्टी ने निकाल दिया है। उत्तराखंड प्रदेश में चुनावी तारीखें घोषित होने के आए बाद में सभी दल उत्तराखंड सियासत पे अपनी मजबूत दावेदारी का दावा कर रहे हैं। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और अब मुस्लिम वोटरों पर सेंध लगाने के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी उत्तराखंड की कई विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे अन्य दलों के खेमे में हलचल होना तय है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने बताया कि प्रदेश की जनता भाजपा और कांग्रेस से त्रस्त है, और इसी को लेकर के न्यूज संवाददाता ने AIMIM अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी से खास बातचीत की है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। अभी कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। आज हमारे साथ हैं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी। उनसे जानेंगे किस प्रकार की तैयारी उत्तराखंड में AIMIM कर रही है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जैसे कि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, अभी कांग्रेस की सूची बाकी है, तो AIM किस प्रकार की तैयारी कर रही है और कितने कैंडिडेट अपने उत्तराखंड में उतारने जा रही है? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर, और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हुक्म पर हम लोग 4 से 5 सीटें उत्तराखंड में लड़ाएंगे, जहां हमारा संगठन भी मजबूत है और जहां हमारे मजबूत प्रत्याशी हैं। जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो नूरा कुश्ती है जो इस प्रदेश के अंदर चल रही है, उनको बता सके प्रदेशवासियों को कि ये नूरा कुश्ती, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसी के लिए हम लोग मजलिस के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और जितनी सीटों पर हमारा संगठन यहाँ मजबूती के साथ खड़ा है, हम उनसे 4 से 5 सीटों पर कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों में ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित किया आपने? अब हमारे सबसे पहले प्रत्याशी आज हमने जिनको घोषित किया है बैरिस्टर साहब के हुक्म पर, जनाब अब्दुल मतीन सिद्दीकी साहब हैं, जो हल्द्वानी 59 विधानसभा से हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी रहेंगे। तो ऐसे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी, उन्होंने यही कहा कि उत्तराखंड में जो मजलिस है वो 4 या 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और हल्द्वानी से मतीन सिद्दीकी साहब को उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और चुनाव की तैयारी में जुड़ गए हैं। क्या न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। के साथ में हमारे संवाददाता अकील अहमद जुड़ चुके हैं। अकील, उत्तराखंड सियासत में मजबूत दावेदारी का दावा किया जा रहा है AIMIM को ओर से, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो AIMIM का कैसा रौब देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में? अकील, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज? जी अकील, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है और जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर धरातल की बात करें तो वहां पर AIMIM का कैसा रौब देखने को मिल रहा है? लेकिन आपको बताना चाहूंगा, AIM भी चुनावी मैदान में कूद गई है, क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो अभी प्रत्याशी घोषणा नहीं की है, आज घोषणा हो जाएगी। AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी, उनका कहना है कि AIM 4 या 5 सीटों पर उत्तराखंड में चुनाव लगेगी, और कल उन्होंने जो है हल्द्वानी सीट पर एक प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। बात करें जमीनी हकीकत की तो AIM की जमीनी हकीकत कोई खास नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर रहती है, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में, बसपा भी है। तो AIMIM की बात करें तो कोई खास जमीनी हकीकत सामने नहीं आ रही है। खासतौर पर मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश AIM द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन बाकी के जो सीटों पर प्रत्याशी उतारने हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका अकील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड सियासत में मजबूत दावेदारी का दावा पार्टी की ओर से किया जा रहा है और अन्य दलों के खेमों में हलचल होना तय है। उत्तराखंड चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही आखिरकार बीजेपी संगठन ने उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 59 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कालाडूंगी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पर पार्टी ने तमाम दावेदारों के बीच एक बार फिर से भरोसा करते हुए इस बार भी उनको ही कालाडूंगी विधानसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं अपने नाम की घोषणा होते ही बंशीधर भगत के निवास पर तमाम लोग उनको बधाई देने पहुंच गए और कालाडूंगी सीट से एक बार फिर से विधायक पद के प्रत्याशी बंशीधर भगत का कहना है कि वो पार्टी हाईकमान का धन्यवाद देते हैं कि पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। अब मैं खाली कैंडिडेट बना हूं, जिताने का काम आप सबका है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 59 सीटों पर अपने भाजपा की तरफ के दावेदार घोषित किए हैं। उसमें इसी क्रम में आज हमारे माननीय मंत्री जी बंशीधर भगत जी को टिकट दिया गया है पार्टी हाईकमान द्वारा। मैं हाईकमान का भी धन्यवाद करता हूं और माननीय भगत जी को भी, मंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं। साथ ही साथ तमाम क्षेत्र के लोग उनको बधाई देने आ रहे हैं और बहुत लोगों में, कार्यकर्ताओं में खुशी है। माननीय मंत्री जी हमारे भगत जी इस जिले की लगभग सभी सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। पहले उनका काफ़ी बृहत विधानसभा होती थी, उसमें नैनीताल से भी लड़ चुके हैं, वहाँ से भी जीते हैं, और हल्द्वानी से भी लड़ चुके हैं, वहाँ से भी जीते हैं, और आज उनका घर निवास कालाडूंगी विधानसभा में आता है। तो उन्होंने यहाँ से भी लगभग लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार भी पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। मैं अपने प्रदेश पदाधिकारियों का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा से अपना स्नेह प्यार देकर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों में खरा उतरूं और मैं अपने कार्यकर्ता, अपने क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके प्यार के कारण ये वातावरण बना कि भगत जी को ही टिकट दिया जाना चाहिए। तो वो केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार किया। तो मैं उस जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा प्यार दिया जिसके कारण मुझे दोबारा से टिकट मिला है। और मैं उन सबको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके कार्य आशाओं के अनुरूप काम करूं। हल्द्वानी में आज कोविड के नियमों को पालन कराने के साथ साथ कड़ी सुरक्षा के बीच हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो वहीं नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। और नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए प्रत्याशियों के साथ केवल 2 ही व्यक्तियों को अंदर आने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि कोविड-19 के नियमों का पालन भी करना है, बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस के पुख्ता इंतजामात कर लिए गए हैं और नामांकन क्षेत्र से लगभग 200 मीटर की दूरी तक किसी भी व्यक्ति को आने जाने की अनुमति नहीं है, जिसके लिए पुलिस का उचित प्रबंध भी किया गया है। और कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए नामांकन प्रक्रिया के समय केवल 2 या 3 व्यक्ति ही अंदर प्रवेश कर सकेंगे। जुलूस पे तो पूर्णतः पाबंदी है। एक लिमिट संख्या हो गई है, जो भी प्रत्याशी नामांकन करने आएगा मैक्सिमम 2 गाड़ियां उसके साथ में रहेंगी। और जो राष्ट्रीय पार्टी से जो भी प्रत्याशी होंगे, एक खुद वो, एक उनका प्रस्तावक, एक उनके वकील, 3 लोगों को हम लोग अलाउ करेंगे। पीछे हमने बैरियर इनका बना दिया है, फोर्स वहाँ लगा दिया गया पूरा। और जो सिस्टम बना हुआ है निर्दलीय का, उनके साथ उतने निश्चित मात्रा में लोग जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सभी लोगों को इसके बारे में न्यूज़ चैनल के माध्यम से और हमारी जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसके बारे में अवगत करा दिया गया है सभी पॉलिटिकल पार्टी को। इसमें कोविड नियमों के अंतर्गत ही इस बार नॉमिनेशन हो रहा है। ऑनलाइन भी कर सकता है व्यक्ति, और 3 व्यक्तियों के साथ वो आकर यहाँ भी हमारे कार्यालय में जमा करा सकता है। तो अभी आज यहाँ पर अभी किसी के द्वारा इसमें नामांकन के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ है। लोग अपने नामांकन फॉर्म यहाँ से लेकर अवश्य जा रहे हैं।
विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने पर उधम सिंह नगर की बाजपुर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक खुशी में चुनाव आचार संहिता और कोरोना नियमों को भूल गए और नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। बाजपुर बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार के सैकड़ों समर्थकों ने बड़ी संख्या में बिना अनुमति के ही रैली निकाल दी। नगर के मुख्य चौक पर एकत्रित होकर ढोल नगाड़ों से जोरदार उनका स्वागत किया, जहां नियम कानून को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है। निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारी महोदय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत दिनांक 22 जनवरी तक कोई भी रोड शो, पद यात्रा, फिजिकल कोई भी प्रोसेसन है वो नहीं किया जाएगा। उसमें यदि उसका कोई वायलेशन करता है तो उसमें तत्काल जो है जैसे मामला संज्ञान में आएगा वो तत्काल उसमें नोटिस दी जाएगी और तत्पश्चात जो भी उसमें उनका रिप्लाई होगा कार्रवाई की जाएगी। और खबर उत्तराखंड में आज इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं